हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे अगर बात करें तो मैराथन करने जा रहे हैं, वो है कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, उसके हम लोग मैराथन करेंगे और आप लोग केवल एक बार देख लीजिएगा सही से, ठीक है, और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और ये जो नोट्स हैं ये भी मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है। उसी लैंग्वेज में आपको मतलब बताएंगे, समझाएंगे, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला पेपर है आपका काहे का, अगला पेपर है आप लोगों का ई 401 मतलब अधिगम के लिए आकलन का, ठीक है। उसके जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ आपको उतना ही तैयार करना है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना। पूरा पेपर वहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी, मतलब आज जैसे आपका ये पेपर समाप्त होगा मतलब कल, ठीक है, वैसे ही आपको तुरंत उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी, राइट है। पेपर कैसे होते हैं वो लोग आप लोग कमेंट करके बताया करो, अपने फीडबैक जरूर दे दिया करो, ठीक है। इसी से हम मोटिवेट होते हैं, राइट है। तो ये चीज़ है, इतने में तो कुछ नहीं जा रहा ना, इतना तो कर सकते हो आप लोग, राइट है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, आपको पहले बता दे रहा हूं इसमें मैं क्या क्या करूंगा। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद अगर हम बात करें तो हम मतलब पूरा फिर मैराथन करेंगे, राइट है। सारी यूनिट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट की मैंने अलग से वीडियोज भी बना रखी है, राइट है। और अदरवाइज इसमें भी हम कोशिश करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लेंथी ना हुई तो हम इसमें भी कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस, हाँ, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा हुआ, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस पे व्हाट्सअप करना, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग खुद ही देखेंगे। और पहली बात तो ये सब्जेक्ट भी बहुत ईजी है, राइट है। और इसको देखने के बाद आपको मतलब काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे कल इस वीडियो को मतलब देख चुके हैं, राइट है, काफ़ी बच्चों ने देखा है, तो देख चुके हैं तो आप स्किप कर दीजिएगा। 2-3 मिनट स्किप करना चाहो तो 2-3-4 मिनट का स्किप कर सकते हो, ठीक है। सीधे मैराथन से आप स्टार्ट करना। तो इस बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ये है कार्य, ठीक है। कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो मैं आपको लॉन्ग शॉर्ट में देखता हूँ वो लॉन्ग का शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट का लॉन्ग में भी आ सकता है। वो एग्जामिनर पे देखो डिपेंड करता है, वो कैसा रख दे, कैसे भी रख देता है, ठीक है। तो बट आपको उतना ही तैयार करना है, उससे बाहर नहीं आएगा, इतना मेरे पे विश्वास रखो, बिलीव रखो, ठीक है। तो कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। ये आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो कार्य से, ठीक है, वर्क एजुकेशन। बहुत कम क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लाया हूं और सारी चीजें भी आप आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, समझा दूंगा, राइट है। अर्थ, ठीक है, अर्थ परिभाषा उद्देश्य, कार्य शिक्षा का अर्थ परिभाषा उद्देश्य, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन जोड़ के यहाँ से जोड़ देता है आपका। एक क्वेश्चन इतने में बना देता है, ठीक है। कभी कभी इतना रख के इतना बना देता है, शॉर्ट में रख देता है, ठीक। कभी कभी 2 नंबर में केवल इसके उद्देश्य वगैरह परिभाषा पूछ लेता है, या केवल कार्य शिक्षा की परिभाषा वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता रहता है। बट आप अगर पूरा तैयार कर ले तो आपका यकीन मानो पूरा सब अच्छे से होगा, राइट है। उसके बाद में ये व्हाट्सअप नंबर दिया हो, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स मेरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और काफ़ी मतलब ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को अभी खुद ही बिलीव हो जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 100% आप लोगों का क्वेश्चन आएगा अनुभवजन्य सिद्धांत, ठीक है। अनुभवात्मक सिद्धांत पूछे आपसे, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत पूछे। तो अनुभवजन्य अधिगम क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है, ठीक है। तो संप्रत्यय, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, क्रियान्वयन इसका देखेंगे। और इसमें जो नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है वो सब इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत एवं सामुदायिक सहभागिता, एनसीटी मतलब एनसीएफ 2005 एवं आरटी 2009 के अनुसार समकालिक प्रासंगिक की चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट 3 आपको पूरी तैयार करनी, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद में गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्चुअली वहाँ पे क्या है अभी देखेंगे, क्योंकि वहाँ से यार क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है, सामुदायिक सेवाओं में शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। उसके बाद में श्रम का महत्व आप लोग शॉर्ट में देख लेना। प्रसन्नता से आप कार्य क्यों आवश्यक है, शिक्षा, गांधी जी के विचारों, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है आप लोगों का, ठीक है। रचनात्मकवाद क्या होता है अभी आप लोग देख लेंगे, बताएंगे। पाउलो फेरो का शैक्षिक योगदान क्या था, नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण उपागम हो गए नई तालीम के लिए, क्षेत्र व्यस्तता क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं और ये सब मैं करने की कोशिश भी करूँगा, और ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और करते हैं हम लोग, है ना। अगर नोट्स में देखें तो नोट्स में मैंने अच्छी मतलब सब चीज़ें अच्छी तरीके से, यूनिट 1 आपसे 5 से लेकर 20 तक पेज पे दी गई है, स्लाइड नंबर पे, ठीक। कार्य एवं शिक्षा यूनिट 2 की बात करें तो 21 से 34 तक दी गई है। गांधी जी की नई तालीम यूनिट 3 ये सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। उसके बाद में नई तालीम के बारे में ये यहाँ पे दिया हुआ है सब, ठीक है। वेरी शॉर्ट मैंने सॉल्व करके इसमें दे रखे हैं, ठीक है। 2020 से पहले पेपर नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, राइट है।
कार्य और शिक्षा, ठीक है। तो कार्य और शिक्षा के बारे में आपकी मतलब पहला यूनिट ही है कार्य शिक्षा, तो कार्य शिक्षा से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो कार्य से मतलब कार्य का अर्थ, ठीक है। तो कार्य का अर्थ परिभाषा कुछ भी पूछ सकता है, राइट है, पूरा क्वेश्चन आता है, अभी आप देखेंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो कार्य का अर्थ होता है किसी एक निश्चित काम, गतिविधि या प्रयास करने की प्रक्रिया, यह किसी उद्देश्य या लक्ष्य की साधना के रूप में किया जाता है। कार्य करने के लिए व्यक्ति अपने सामर्थ्य हो गया, कौशल हो गया, संसाधन हो गया, समय और योग्यता का भी उपयोग करता है। यह एक संगठित प्रयास होता है जिसमें सामग्री, कार्यस्थल और संसाधनों का उपयोग किया जाता है ताकि एक निश्चित उद्देश्य तक क्या किया जा सके, पहुंचा जा सके, राइट। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए यार, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में हूँ, आप लोगों को मतलब चीज़ें खुद ही समझ आएंगे, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप लोग सिर्फ पढ़ता चलूँगा, आपको चीज़ें समझ में आती चलेंगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा कार्य एवं शिक्षा की परिभाषा, ठीक है। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप एक बार भी रिवाइज मार देना तो आप लोग यार ये मत देखना 150 रुपये, ठीक है। आपका एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एक बार भी पीडीएफ पढ़ लिया ना, एक बार भी, तो आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएगी। पहली बात तो मैराथन देखने के बाद ही कॉन्सेप्ट में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी रहता है कोई यार एक बार पढ़ लेना चाहिए, तो वो बच्चे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। वॉल्टेयर के अनुसार कार्य 3 बड़ी बुराइयों को हमसे दूर करता है। एक तो निरसता हो गई, दूसरी बुराई हो गई, तीसरी आवश्यकता। ये किसने बोला था, वॉल्टेयर ने इसकी परिभाषा दी थी। उसके बाद नोस्टिव के भी इनके अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी थी, उन्होंने बोला यह सोचना सबसे बड़ी भूल है कि जो काम तुम कर रहे हो वो किसी और के लिए है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला था, इन्होंने बोला था। उसके बाद में इंग्लिश में भी आपको परिभाषा देख लेनी है और वहाँ पे आप लोग इंग्लिश का यूज कर दिया करो, आप हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। इंग्लिश वाले हिंदी नहीं लिख सकते हैं। अज्ञात के लिए, ठीक है, कार्य की सुंदरता उस तरीके पर निर्भर करती है जिसे हम उसे करते हैं, ठीक है। विद्वानों के अनुसार इन्होंने ये चीज़ बोला है, राइट है। उसके बाद में आता है कार्य एवं आजीविका में संबंध। सीधे आपसे क्वेश्चन उठाता है कार्य एवं आजीविका में संबंध या कार्य तथा आजीविका, ठीक, वर्क एंड लाइवहुड, ठीक है। तो कार्य तथा आजीविका में घनिष्ठ संबंध है। आजीविका का शब्द मतलब शब्द अर्थ है किसी कार्य को करके बदले में क्या करना, धनोपार्जन करना। अर्थात कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न अवधियों में जिस क्षेत्र में कार्य करता है या कार्य करवाता है उसी को उसकी आजीविका कहते हैं, ठीक है। आपके पास अगर मैराथन देखने का टाइम नहीं तो आप नोट्स केवल ले लेना, एक बार केवल रिवीजन मार देना, ठीक है। आपको खुद ही जल्दी से हो जाएगा तो आपका कवर, राइट है। और 2 बार पढ़ लिया फिर तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी देखना आप लोग इसमें, ठीक है, थोड़ा सा कि कितना चीज़ें आसान है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो मेरी वीडियोज़ कैसे लगती हैं या कंटेंट मतलब चीज़ें, ठीक है। वो आप लोग फीडबैक ज़रूर दे दिया करो, राइट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स लो मेरा, ठीक है। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते, लेकिन इतना तो आप लोग कर सकते हो, फीडबैक तो दे सकते हो। अगर कोई बंदा यार इतना आपके लिए करता है, ठीक है, तो इतना तो आपका बनता है, राइट है। और हाँ, जो बच्चे पीपीटी वगैरह बनवाना चाहते हैं, ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिकल होंगे, अभी हुए नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे से भी पीपीटी बनवा सकते हो, इतना सब, ठीक है। तो बहुत कम प्राइस में मैं आप लोगों को पीपीटी अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक, बहुत ही कम प्राइस में, बहुत मिनिमम प्राइस लेता हूँ आप लोगों से। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको पीपीटी की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी है सब्जेक्ट, आपका अपना सब्जेक्ट नाम और किस में चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, वो चीज़ लिख के भेज देना, ठीक है, और वहाँ पर पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो एक चीज़ इसे हम लोग देख रहे हैं, 1 मिनट, हाँ। कार्य तथा आजीविका में घनिष्ठ संबंध है। आजीविका का शब्द अर्थ है किसी कार्य को करके बदले में क्या, धनोपार्जन करना। अर्थात कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में कार्य करता है या कार्य करवाता है तो उसी को उसकी आजीविका कहते हैं। अब इसमें क्या है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई होप सब आ रहा होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले रहे हैं, एक लोहार लोहे का सामान मतलब बनाकर बेचता है, किसान फसल उगाता है, उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार के लिए रखकर शेष की बिक्री कर धनोपार्जन करता है। रिक्शा चालक धूप सर्दी बरसात हर मौसम में यात्रियों को उसके गंतव्य तक पहुँचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तथा धन प्राप्त कर उसका परिवार के पालन पोषण है मतलब करता है। अतः धन की अपेक्षा साथ किया गया श्रम क्या है, आजीविका है, ठीक है। तो ये चीज़ आजीविका। इस श्रम का न केवल आर्थिक मूल्य है वरन क्या है, सामाजिक मूल्य भी है, ठीक है। ये तो सब आपको पता होगा। उसके बाद में ये एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन रख देता कभी कभी आपसे शॉर्ट में, कार्य एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार, मतलब कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, ऐसे रख देता है आप लोगों से। तो पहली बात तो नौकरियों का सृजन अगर हम देखें, ठीक है, तो नौकरियों का सृजन, एक मिनट, नौकरियों का सृजन कार्य समुदाय स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर मतलब स्तर पर जो नौकरी हो गया उनका सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या समुदाय को स्थानीय उद्यमिता हो गया, कौशल हो गया, संसाधन हो गया, उनका उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करता है। कार्य समुदाय उद्योग व्यापार और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी क्या करता है, सृजित करता है। मतलब उद्यमिता को प्रोत्साहित कीजिए। तो कार्य समुदाय को उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने का माध्यम बनाने में मदद मिलती है। यह सदस्यों को नए व्यावसायिक मॉडल बाजार की मांग, ठीक है। तो ये सब देख लेना। अनुशासन और नैतिकता, इसके बारे में आप लिख देंगे। संबंध और नेटवर्किंग, इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन आता है, खुशी एवं संतुष्टि,
ठीक है, या आपसे प्रसन्नता एवं संतोष रखे, राइट है। इसके कई कई नाम है इसके, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन होता है, इंग्लिश में देख लेना, वर्क हैप्पीनेस एंड क्या है, सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या होता है, तो उसके साथ में कार्य करना, ठीक है। तो गांधी जी ने मतलब इस बात पर बल दिया कि कार्य करने से व्यक्ति में अत्यंत क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। मानव जीवन में दुख दर्द हो गए, चिंताएं हो गई, उनसे मुक्ति मिलती है, सामाजिकता का भी विकास होता है, उनका हौसला बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कुशलता विकसित होती है, जीवन को कैसे जीना है उसकी समझ भी विकसित होती है और भविष्य का निर्माण भी होता है, ठीक है। कार्य करने वाले जो कंधों पर समाज की शक्ति, श्रेष्ठता एवं गौरवान्वित जो है इससे टिकी होती है। दूसरी तरफ काम से मतलब जो जी चुराने वाले हैं, ढल्ले आलसी व्यक्ति समाज पर क्या रहते हैं, बोझ बने रहते हैं। उनमें अपराधी मतलब उनमें अगर हम बात करें तो अपराधी मतलब दुराचारी और खुदगर्दी की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। अधिकांश व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए श्रम करते हैं। व्यक्ति श्रम व कार्य केवल पैसे के लिए ही नहीं करते, बल्कि कुछ कार्य या श्रम उनसे उन्हें खुशी अथवा संतोष मिलता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे अलग अलग आकार देता है, उसे सजाता है। यह ऐसा केवल धन के लिए नहीं करता है, बल्कि इससे उसे आनंद का संतोष प्राप्त होता है ना। आप भी कोई काम करते हैं तो आप हर काम पैसे के लिए या उस चीज़ के लिए नहीं करते ना, उससे आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या होती है, आपको अंदर से खुशी मिलती है, तो आप ऐसा तो वो वाली चीज़ें उसके लिए भी करते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है अच्छे तरीके से, राइट है। तो उसके बाद में श्रम पे आते हैं हम लोग, लेबर, ठीक है। तो श्रम क्या होता है, श्रम को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। श्रम शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य जिसके बदले में क्या होती है, मजदूरी की प्राप्ति होती है। श्रम क्या होता है, श्रम वो होता है शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कार्य जिसके बदले में मजदूरी की प्राप्ति होती है, क्या कहलाता है, श्रम कहलाता है। सरल शब्दों में अगर हम बात करें, किसी भी कार्य को करने में जो प्रयास किए जाते हैं उसे साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, श्रम कहा जाता है। इसकी हम परिभाषा देख लेते। हाँ, तो हम लोग ये हो गया, श्रम हो गया, आपको बता दिया। परिभाषा देख लीजिएगा, 1 मिनट, परिभाषा देख लीजिएगा। यहाँ पे किसके अनुसार, थॉमस के अनुसार है। तो श्रम से मानव के उन सभी शारीरिक व मानसिक प्रयास का बोध होता है जिससे किसी फल की आशा से किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा किसने बोला, थॉमस के अनुसार है, ठीक है। और उसके बाद में हम इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं श्रम की। तो श्रम का तात्पर्य मानवीय प्रयास से है। 1 मिनट, नोट्स की लैंग्वेज कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। सेम यही लैंग्वेज है नोट्स की, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। श्रम का तात्पर्य मानवीय, कुछ लोगों का जो गलत वो होता है ना, तो आप लोग देख लीजिए, अब आपके सामने है। श्रम का तात्पर्य मानवीय प्रयासों से है। ये मानवीय प्रयास 2 भागों में विभाजित हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। श्रम का मतलब श्रमिक से घनिष्ठ संबंध है, इससे पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब एक दूसरे से हम बोले ना, वो एक सिक्के के 2 पहलू वाली जैसे बात ना, तो वाली है। तो श्रम का भी श्रमिक से घनिष्ठ संबंध है, इन्हें एक दूसरे मतलब इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार क्या, श्रम और श्रमिक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है, ये चीज़ है। श्रम बेचा जा सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि श्रमिक अपने गुणों को बेचता है, सिर्फ अपने श्रम को ही बेचता है, ठीक है। जैसे कोई बंदा जो है मजदूरी करता है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। श्रम नाशवान है, इसे संचित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि बीता हुआ सब दिन वापस नहीं आता, मतलब बीता हुआ दिन, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसका कारण क्या है, इसलिए श्रम को संचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। श्रम उत्पत्ति का आधार है, श्रम के अभाव में उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। श्रम की मतलब कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। श्रमिकों की कार्यकुशलता एक ही प्रकार की ना होकर इसमें विभिन्नता होती है। श्रम का महत्व हम देखें, महत्व पूछे आपसे या सार्थकता पूछे, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर, तो वो एक ही बात आप लिख सकते हैं। श्रम मानव समाज के विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण अंग है, या हमारे जीवन में अनेक जो है तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। श्रम का महत्व निम्नलिखित प्रमुख कारणों से संबंधित होता है। आर्थिक विकास, ठीक, आर्थिक विकास मतलब श्रम आर्थिक विकास का एक मुख्य अंश है। मानव समुदाय के सदस्यों में श्रम यंत्र के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया संचालित होती है। श्रम शक्ति के उपयोग से सामग्री उत्पादन में वृद्धि होती है। व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, गतिविधियाँ हो गई, तो उनके विकास को भी क्या हम बोले, अर्थव्यवस्थाओं के विकास को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है, किसके माध्यम से, इनसे, ठीक है। उस सामाजिक में अगर बात करें, ठीक है, तो श्रम का क्या महत्व, एक सामाजिक कारणों से, तो इसमें क्या होता है, श्रम सामाजिक जो है विकास का महत्वपूर्ण अंग है। श्रमिकों की उपस्थिति उनके समुदाय में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का कारण बनती है। श्रमिकों के द्वारा सामाजिक अधिकारों, मानवाधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाने की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद में हम व्यक्तिगत विकास देख लेंगे इसी प्रकार, ठीक है। श्रम व्यक्तिगत विकास का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, राइट है, स्रोत यहाँ पे, हाँ, स्रोत लिखा है, ठीक है। श्रम व्यक्तिगत विकास का भी स्रोत है। किसी भी काम में जो है अवधारणाएं और जो नए कौशल हैं उनका अध्ययन करना श्रमिकों की स्वतंत्रता, स्वावलंबन, मतलब निर्माण का मौका देता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती है। ऐसे राष्ट्रीय विकास देख लेंगे हम, ठीक है, यथार्थता वगैरह ये देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं कार्य शिक्षा, ठीक है, ये भी आप लोगों से किस में आता है, लॉन्ग में आता है। तो वर्क एजुकेशन क्या है, या वर्क स्टडी आपसे पूछे, या कोऑपरेशन जो है एजुकेशन पूछे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी वहाँ पे आपको मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को याद रखना
रखना है, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को क्रिएट, ठीक है। वहाँ आपसे पता लगे कोऑपरेटिव एजुकेशन रख दे या जो है वर्क स्टडी रख दे, तो वो एक ही चीज़, या वर्क एजुकेशन, ठीक है, कार्य शिक्षा, तो वो एक ही बात होती है। अब देखते हैं कार्य शिक्षा क्या है। तो कार्य शिक्षा का सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ वर्क एजुकेशन, शिक्षा मतलब शिक्षा की एक विधि है जिसमें कक्षा में देने के साथ साथ विधियों को समाज उपयोगी कार्यों की व्यवहारिक जो है शिक्षा भी प्रदान की जाती है, ठीक है। मतलब कार्य शिक्षा क्या है? शिक्षा की एक ऐसी विधि है जिसमें कक्षा में शिक्षा देने के साथ साथ अगर विद्यार्थियों की जो समाज उपयोगी कार्य हैं, ठीक है, बहुत से, तो उनकी व्यवहारिक शिक्षा भी उसमें प्रदान की जाती है, ठीक है। कार्य के साथ में शिक्षा, वो वाली चीज़ होगी। कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम माना जाता है। आप कोई भी कार्य करेंगे किसी ना किसी उद्देश्य से ही तो करेंगे, ऐसा तो नहीं आप कुछ भी कर रहे हो तो किसी ना किसी उद्देश्य से कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो पर्पज होगा, कोई ना कोई, तो वो वाली चीज़ है ना, एम होगा उसका। तो जिसे शैक्षिक प्रक्रिया के निहित भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। कार्य शिक्षा शैक्षिक गतिविधियों में ज्ञान हो गया, समझ हो गया, व्यावहारिक कौशल को भी क्या है शामिल करने पर जोर देती है। कार्य शिक्षा की अगर हम उदाहरण की बात करें, ठीक, कॉन्सेप्ट तो कार्य शिक्षा का मूल बल जो है श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना, किसके प्रति? श्रम के प्रति। कार्य के द्वारा ज्ञान का सृजन करना, कार्य के माध्यम में व्यक्तिगत, सामाजिक और परिवेश में मतलब जो है सकारात्मक बदलाव लाना, तो ये सब हो गए। कार्य शिक्षा के अवधारणा को निम्नलिखित घटकों में बेहतर रूप से समझा जा सकता है। कार्य शिक्षा हाथ और मस्तिष्क में क्या समायोजन स्थापित करती है। ये शैक्षणिक क्रियाओं में आंतरिक जो है समाज उपयोगी शारीरिक श्रम है, यह सीखने की प्रक्रिया क्या है, अनिवार्य और महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। कार्य शिक्षा समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं तथा उत्पादक के रूप में भी परिलक्षित होती है। यह बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में, ठीक, बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली आप लोगों को पता है, कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी होगा आप लोगों को। आवश्यक घटक के रूप में भी, ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है, ठीक है। उसके बाद में कार्य शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या? वर्क एजुकेशन में वर्क स्टडी या क्या बोला था, कोऑपरेटिव एजुकेशन, ठीक है। तो कार्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला आपका हस्तकार्य के लिए सम्मान विकसित करना एवं श्रमिकों के लिए क्या सम्मान की भावना विकास करना, भावना का विकास करना, मतलब हस्तकार्य के लिए क्या सम्मान विकसित करना एवं श्रमिकों के लिए क्या हो जाएगा, उसके जो सम्मान की भावना है उसे उसका विकास करना। सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों को शामिल करना, जैसे आत्मनिर्भरता हो गया, सहकार्यकर्ता हो गया, आपका सहकारिता हो गया, सामूहिक कार्य हो गया, दृढ़ता हो गया, सहनशीलता हो गया, दूसरों का सम्मान करना अगर हम बात करें तो करने की उनका क्षमता, मतलब क्षमता एवं दूसरों के साथ सहयोग करने की क्षमता, वो उन सबका विकास करना, ठीक है, वो वाली चीज़। उसके बाद में उचित एवं स्वास्थ्यकारी आदतों एवं मूल्यों जैसे नियमितता हो जाएगी, समाज की पाबंदी, अनुशासन, ईमानदारी, दक्षता हो जाएगा, कठोर अनुशासन वगैरह या कठोर परिश्रम सारी, ठीक है, और उत्पादन के प्रति प्रेम एवं कर्तव्य के प्रति समर्पण का विकास करना, तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आप लोगों की, ठीक है। उत्पादक कार्य एवं सेवाओं में जो है उपलब्धियों के माध्यम से उत्तम सम्मान एवं आत्मविश्वास का विकास करना, ठीक है। तो ये सब देख लेंगे आप लोग एक बार। कार्य शिक्षा के सिद्धांत की अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी आपसे सीधे पूछता है, कार्य शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, शॉर्ट आउट में किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो कार्य शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत है। जो कार्य शिक्षा का पहला सिद्धांत है वो क्या, करके सीखने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा, अभी आपको एक थ्योरी आप पढ़ेंगे, मैं ही अभी पढ़ाऊंगा, इसी वीडियो में देखेंगे, अनुभवजन्य सिद्धांत है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने दो तरीके से, वो अच्छी तरीके से समझेंगे, आप कभी उस थ्योरी को भूल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अपनी दैनिक जीवन से जोड़कर अगर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर उस चीज़ से मतलब कभी वो इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है, आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और ये आप नोट्स की लैंग्वेज देख पा रहे होंगे इतनी, आई होप, मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको मॉडल में मिल रहा होगा या किसी बुक वगैरह में मिला होगा इतनी आसानी से, ठीक है। लेकिन आप लोग फिर भी अगर कोई ऐसा कमेंट करता है कि सर इसका मतलब, ठीक है, ऐसा, तो वो चीज़ पहले देख लिया करो, जान लिया करो किसी चीज़ के बारे में, तब ऐसा अगर कोई करता है तब किया करो, है ना, वरना आप सबका तो वही बात है ना। कार्य शिक्षा करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है या शिक्षा कार्य में संलग्न रहने एवं अधिगम प्रक्रिया पर आधारित है, इसमें शैक्षिक प्रविधियों, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद में कार्य शिक्षा का महत्व या गुण आवश्यकता है, ठीक है। तो कार्य शिक्षा बच्चों के सीखने एवं सीखने का एक क्या है, महत्वपूर्ण जरिया है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, एक मिनट, हेलो सर, गुड आफ्टरनून भैया, अच्छा नोट्स चाहिए, ठीक है। कार्य शिक्षा बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। बच्चे कार्य के द्वारा अपनी आत्मिकता पाते हैं और स्वयं को उपयोगी और महत्वपूर्ण समझते हैं, ठीक है। कार्य शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। यह शारीरिक कार्य और श्रम के प्रति क्या है, समझ और गर्व की भावना विकसित करता है। कार्य शिक्षा बालकों में समस्या समाधान, समालोचनात्मक सोच, निर्णय लेना आदि कौशलों का विकास करते हैं, ठीक है। कार्य शिक्षा द्वारा बच्चों में शारीरिक कार्य, श्रम के महत्व एवं जो है प्रति सम्मान व उसकी भावना का विकास करना, राइट है। इसके द्वारा सामाजिक रूप
से वांछनीय मूल्यों का विकास जो है उनमें करने की, तो ये सभी चीज़ें उसमें है। कार्य शिक्षा जो है बच्चों की स्व अभिव्यक्ति और रचनात्मक गुणों का पोषण करने में सहायक होती। सांस्कृतिक विरासत हो जाएगी, ठीक है। स्थानीयवाद जो है आप राष्ट्रीय दोनों तरह की सहारा करने की क्षमता उनकी भावना को पोषित करती है। तो ये चीज़ें हम सीधे अगर आप जैसे डायग्राम वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ करिए करो, ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करो, आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, स्कूल से जुड़ाव, ये सभी हेडिंग्स डाल के आप लोग इनके बारे में 2-2 लाइन लिख दिए ना, तब भी 2 पन्ने आप लोगों के आराम से चले जाएंगे, क्योंकि एक पे डायग्राम वगैरह हो जाएगा, बाकी आपको समझाने में तो इतना आराम से हो जाएगा। कार्य एवं शिल्प शिक्षा, शिल्प शिक्षा पूछे यहाँ से, हस्तकला शिक्षा पूछे, ठीक है। सामाजिक मूल्य या उसके महत्व, ठीक है। तो वो यही चीज़ एक, अच्छा हस्तकला शिक्षा आप लोग देखिए, मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ, 5-6 साल के प्रीवियस करने से बेहतर है मेरे 5-6 क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। आप लोग यकीन मानो, विश्वास मानो, पूरा पेपर वहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार इतना, ठीक है। बच्चों की शिक्षा के लिए मात्र विद्यालय ही नहीं वरन परिवार एवं समाज की सहभागिता भी अनिवार्य है। गांधी जी ने भी विद्यालय एवं समाज को साथ लाने की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके लिए समाज के और समुदाय को निम्न कार्य करने चाहिए। कौन कौन से कार्य करने चाहिए? पहला है बालकों को प्रतिदिन समय से विद्यालय भेजना। दूसरा है विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया पर दृष्टि रखने हेतु भागीदारी बढ़ाना। तीसरा आपका समय सारणी में कार्य शिक्षा का समय एवं उसकी आवश्यकता पर जो है सुझाव देना। कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के चयन के संबंध में सुझाव देना, ठीक है। गतिविधियों का प्रदर्शन में सहयोग देना, छात्रों के अवलोकन व मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी निभाना। उसके बाद में हम आर्थिक मूल्य आते, सीधे आपसे आर्थिक मूल्य पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्थिक मूल्य क्या, उनके महत्व वगैरह पूछे तो इकोनॉमिक वैल्यूज या वर्क एंड क्रॉप एजुकेशन, राइट है। तो कार्य एवं शिल्प शिक्षा के आर्थिक महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, किसी देश के आर्थिक विकास के पीछे उस देश के नागरिकों के रचनात्मक कार्य एवं शिल्प शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राइट है, ये हो गया। दूसरा का यह सत्य है कि शिल्प कला स्थानीय संस्कृति पर आधारित रचनात्मक उद्योग है जो राज्य और समुदाय के प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। तीसरा आपका कार्य एवं शिल्प शिक्षा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन करते हैं जो देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो है व्यक्ति के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाते हैं। कार्य एवं शिल्प शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के कौशलात्मक ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके द्वारा विनिर्मित, ठीक है, शिल्प कार्यों के द्वारा राजस्व, ये देख लेंगे आप लोग, राइट है। उसके बाद में कार्य एवं शिल्प शिक्षा के विभिन्न समुदायों की विशेष संस्कृति को प्रदर्शन करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि कार्य एवं शिल्प शिक्षा सांस्कृतिक विविधता की पोषक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं कार्य एवं शिल्प शिक्षा के क्या है, या हस्त शिक्षा का शैक्षणिक मूल्य। सीधे शैक्षणिक आप लोगों से ऐसे जो है पेडालॉजिकल वैल्यू अलग से क्वेश्चन लगता है, रोक देगा आपको सामाजिक और शैक्षणिक मूल्य बताइए, या सामाजिक एवं आर्थिक, तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन लगता है। बट आप सारा का सारा तैयार करना है आप लोगों को। बच्चों को कार्य एवं शिल्प शिक्षा प्रदान करके उनके संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास को, क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। सब मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी बताया होगा। सामाजिक और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कार्य एवं शिल्प शिक्षा के शैक्षणिक विकास को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। सूक्ष्म कौशल के विकास में बाधक, सहायक, सॉरी बाधक नहीं, ठीक है, एक मिनट, बाधक नहीं सहायक, राइट। और उसके बाद में कौशल विकास में सहायक शारीरिक एवं अंगों में जो है इनका हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर लिख देना, लिख दोगे आप लोग, ठीक है। कार्य शिक्षा से संबंधित अगर अधिगम विधियों की हम बात करें तो अवलोकन विधि क्या होता है, अवलोकन विधि कमेंट करके बताओ। सब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया होगा पेडालॉजी में, ठीक है, नहीं कराया था तो इस बार लोगों को करा दूंगा। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, व्यवहारिक करके सीखना, ठीक है। ये सब परियोजना विधि, भ्रमण विधि, ये तो सब मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। कार्य अनुभव, ठीक है, कार्य अनुभव मतलब वर्क एक्सपीरियंस, तो ये क्या होता है, काम करने की या सीखने से अनुभव प्राप्त करना, वो क्या होता है कार्य अनुभव, मतलब काम करने और सीखने से जो अनुभव प्राप्त होता है उसे कार्य अनुभव हम बोल सकते हैं ना। ऐसी परिस्थितियों में काम करने के अवसर प्रदान करना जहां व्यक्ति अधिगम, अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो अधिगम में आनंद ले सकता है, अपनी जिज्ञासा रुचि, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। और घर परिवार स्कूल और समुदाय के विभिन्न कार्य स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 कौन सी है, गांधी जी की नई तालीम, ठीक है। तो गांधी जी की नई तालीम हम लोग देखेंगे, राइट। यहाँ से आपका मतलब इस चीज़ से नहीं मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है जो यहाँ पे मैंने दे रखा है, क्योंकि मैंने सिर्फ बीएड को सोच के ही नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है। आगे आप अगर कहीं भी जाते हैं, अगर आता है तो वो भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, है ना, तो वाली चीज़। तो गांधी जी का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं यहाँ पे। तो इनका जन्म हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 को काठीवाड़ गुजरात पोरबंदर हो गया। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पिता इनके करमचंद गांधी थे। एक मिनट रुकिएगा, हाँ, करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई थे, जो पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, राइट है। और अगर हम बात करें, हाँ गुड आफ्टरनून भैया, अच्छा, मृत्यु तो 30 जनवरी 1948 मतलब सॉरी नाथूराम गोडसे द्वारा, ठीक है। तो नाथूराम गोडसे द्वारा मृत्यु कब हुई थी इनकी, 30 जनवरी 1948 को। अब महात्मा गांधी के अनुसार
अच्छी शिक्षा वह है जो बालकों और आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास के अंदर, ये गांधी जी के अनुसार परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है गांधी जी का सर्वोदय दर्शन। तो गांधी जी का सर्वोदय, आप लोग हंसी वाली इमोजी मत भेजना यहाँ पे, ठीक है। आप लोग सुने हो तो सच्ची में कमेंट करके बताओ। गांधी जी का सर्वोदय दर्शन, तो सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा। ठीक है, तो गांधी जी तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता को मानते थे। भगवत गीता के अनुसार मूल तत्व दो भागों में विभाजित किया गया, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान में देखिए यार, अभी यहाँ से क्वेश्चन लगातार आप लोगों के आते हैं। ठीक है, अभी फिर मतलब आएगा। तो मूल मीमांसा, अभी कल आप लोगों को पेपर दे के आए हैं, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, तब क्या चल रहा था देख रहे थे ना? कमेंट करके बताओ क्या चल रहा था वहाँ। तो वो तो देखो यार, आपको पता हो। शिक्षा की अवधारणा की बात करें तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा जीवन के, एक मिनट, शिक्षा की अवधारणा, ठीक हो। गांधी जी ने केवल जो शिक्षा की जो, ये ठीक है, इसे देख लीजिएगा इनके अनुसार। उसके बाद में शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और जो है मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के, मतलब आत्मा के उच्चारण विकास से है। ठीक है, उसके बाद में गांधी, मतलब इस प्रकार गांधी जी मनुष्य के शरीर, मन, हृदय, ठीक है, ये सब यार आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था। शिक्षा के उद्देश्य इनका क्या होना चाहिए फर्स्ट ईयर में यार बताया था ना, खूब पढ़ाया था आप लोगों को उसमें। ठीक है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक का विकास, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, ठीक है, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, या जो है व्यक्तित्व और सामाजिक विकास शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास, आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे 7 सिद्धांत दिए गए थे, मतलब जिसमें पहला था शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत, दूसरा था शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत, तीसरा था आपका सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत, चौथा था आपका शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, पांचवा था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, निःशुल्क बनाने का सिद्धांत, निःशुल्क मतलब शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, वो वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आत्मनिर्भर मतलब हस्तकला पर इन्होंने बोला था ना, वो वाले क्राफ्ट वाला, क्राफ्ट एजुकेशन वगैरह, तो ये चीज आप इनके बारे में लिख सकते हो। पाठ्यक्रम वगैरह मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जहाँ आप लोगों को सीधे लॉन्ग में पूछा जाता है, और आप लोग को पता नहीं मतलब मॉडल में मिल रहा है या कहाँ पे मिल रहा, नहीं मिल रहा, कैसे पढ़ रहे हैं, बट मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, आप अच्छे से लिख के आएंगे। राइट है, तो देखिए अनुभवजन अधिगम, या हम बोलें अधिगम या अनुभवात्मक अधिगम जिसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में देख लेना आप लोगों का लिखा होगा एक्सपेरिएंटल लर्निंग। ठीक है, तो प्रतिपादक कौन इसके थे, कार्ल रोजर्स थे। इसे सीधे सीधे आता क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन अधिगम। ठीक है, तो ये चीज़ है, और तो कार्ल रोजर्स थे। ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रतिपादक कौन थे, कार्ल रोजर्स थे। पूरा नाम है रेमसन रोजर्स थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा नाम कार्ल रोजर्स। ठीक है, मतलब कार्ल रेंजर्स रोजर्स, अमेरिकन ये मनोवैज्ञानिक है। तो अब देखिए अनुभव, इसके नाम से ही पता चला, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अनुभव अधिगम मतलब अनुभव और अधिगम से मिलकर बना है। तो अनुभवजन मतलब देखिए सीधे आपसे 2 नंबर में, मतलब सॉरी 2 नंबर तो शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट 1 नंबर का आप लोगों को आता है। तो वेरी शॉर्ट में आपसे सीधे हाँ, तो अनुभवजन ये सीधे आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लेता, अनुभवजन अधिगम शब्द। ठीक है, तो अनुभव और किस शब्द से मिलकर बना है, तो अनुभव और अधिगम से मिलकर बना है। यह संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान। अब इसी शब्द से आप समझ गए होंगे क्या है अनुभवजन्य। ठीक है, अधिगम क्या होगा, अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया जो अनुभव से। अभी आपको उदाहरण से मैं समझाऊंगा, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। अनुभवजन्य अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान या समझ को व्यवस्थित अनुभव द्वारा प्राप्त करना। इसका मतलब है कि हम विभिन्न अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमारे अनुभव की गई घटनाओं की स्थितियों पर आधारित होता है। ठीक है, वही होता है। तो इसमें हम स्वानुभव हो गए, सीखने की क्षमता वगैरह देख लेना, इंग्लिश वाले जो बच्चे वो भी थोड़ा बहुत देख लेना। राइट है, और ये हिम मतलब सक्रिय अधिगम वगैरह, लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने शब्दों में बताता हूँ इसका जो सिद्धांत है। सिद्धांत थ्योरी की बात करें तो 2 सिद्धांत थ्योरी थी यहाँ पे। पहला था संज्ञानात्मक अधिगम, देखिए कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक अगर हम बात करें अधिगम। दूसरा था एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, डूइंग एंड एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनुभवजन्य अधिगम हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ किस चीज़ के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो जो इसमें लिखा हुआ कॉग्निट, एक मिनट, हाँ,
आप वहाँ पे अपने हिसाब से और यहाँ पे दो सिद्धांत इन्होंने मतलब दो सिद्धांत थ्योरी दी इन्होंने। तो इन्होंने बोला मतलब एक तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो जो इसमें दो इसमें क्या मेमोराइज इफेक्ट होते हैं, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो रटने पर बल दिया जाता है, इसमें एक्सपीरियंस। देखिए अब हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप लोग देखते हो छोटे बच्चे होते हैं या घर में जो है माता पिता या कोई आपकी टीचर्स वगैरह, तो कुछ लोग क्या करते हैं मतलब संज्ञान से तो आप समझ ही सकते हो ना, ज्ञान और सूचना मतलब उसे फैक्ट्स कहते हैं, मतलब सूचना भरो उसे क्या बोलते हैं, फैक्ट्स बोलते हैं। मतलब रटने पर ये चीज़ होती है। ठीक है, ठूस ठूस कर ज्ञान, जैसे यहाँ पे मम्मी इसकी भर रही है इसके अंदर। ठीक है, बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, लेकिन बेटा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ेगा ना, कॉग्निटिव ये वाली चीज़। लेकिन अब जो एक्सपीरियंस होते हैं मतलब जो यहाँ पे अब देखिए ये चीज़ आप लोगों ने देखा, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हम देखें, डूरिंग मतलब खुद करके। जैसे आप किसी को बोलो कि ऐसा काम मत करो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी करता है। एक बंदा था साइकिल से जा रहा था, मान लिया मैंने, वो साइकिल से जाते जाते उससे बताया गया यार साइकिल सही चलाओ, इधर उधर मत करो या ऐसे वैसे मत करो ना, लेकिन उसके समझ में नहीं आया रोड पे। ठीक है, देन क्या होता है, वो अचानक क्या होता है उसके साइकिल मतलब वो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में क्या होता है उसका मतलब देख रहे हो ना, मतलब दिन में ही तारे गिन गए, मतलब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया होगा कि दिन में तारे गिनना, मतलब अब इन्हें एक्सपीरियंस हो गया कि साइकिल कैसे चलानी चाहिए। दोबारा ये साइकिल चलाने में किसी प्रकार की कोई वो नहीं करेंगे। तो ये क्यों? क्योंकि खुद के अनुभव से सीखे हुए हैं इस बार से, इसलिए। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को आप लोग देखते हैं, आप लोग साइकोलॉजी जब पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे बोलते हैं ना दूध पे मतलब जब अगर बच्चा वो कर रहा है ना गर्म दूध को पीने, तो उसे छू लेने, जो कर रहा है उसे करने दो, खुद ही सीख जाएगा ना। दोबारा जो ठंडा दूध होगा उसे भी नहीं छुएगा, वो वाली चीज़ है। तो ऐसे ही ये यहाँ पे कॉग्निटिव, उससे कितना भी बोलो। ठीक है, इसमें संज्ञान मतलब ठीक है रटाना होता है कि बच्चों को कैसे भी रटा दो। ठीक है, इसमें रटाया नहीं जाता, इसमें बच्चा खुद के अगर हम बात करें मतलब खुद के जो है अनुभव से सीखता, वो वाली चीज़ हो जाती है। अब देखो रटना मतलब ज्ञान और सूचना, उसे फैक्ट बोलते हैं। मम्मी झूठ मतलब बोल रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट पर दिन में तारे गिनना मैंने लिख दिया ताकि आपको जो बच्चे मतलब मैराथन नहीं देखें उनको भी कोई दिक्कत ना हो, वो इस चीज़ से समझ जाए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल एक होता है। ठीक है, मतलब एक्ट्स हो जाएगा, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा कॉग्निटिव और अप्लाई वगैरह। तो इसमें क्या होता है पहले एक्ट्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें थ्योरी ऑफ एक्शन, एक मिनट, अरे यार हाँ, रिफ्लेक्ट पे आते हैं हम आपसे। रिफ्लेक्ट मतलब कारण जानना, मतलब जब वो गिरा तो उसका क्या कारण था, आखिर गिरा क्यों। ठीक है, वो वाली चीज़ है, वो रिफ्लेक्ट में आ जाएगा। मतलब कॉन्सेप्चुअलाइज मतलब इसमें होता अगली बार कैसे चलाएं कि गिरे नहीं ना, तो वो वाली चीज़ इस चीज़ में आ जाएगी। तो ये आप सर्किल वहाँ पे बनाया जाएगा। अप्लाई मतलब जो सीखा है उसे अप्लाई करो आगे। ठीक है, ताकि क्या है दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। ठीक है, तो साइकिल कैसे चलानी है उसे पता चल गया होगा ना, तो अब दोबारा कैसे चलानी है, कैसे नहीं गिरा तो कारण क्या था उसका, फिर दोबारा मतलब ऐसे कैसे चलाएं कि गिरे नहीं, उसके बाद में जो सीखा है उसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ आई होप आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, मैंने समझाने की कोशिश की, बट आप लोग थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे। लिख आएंगे अगर आपसे वहाँ पे कार्ल अगर समझ में आए तो बताइए कि ये थ्योरी आप मतलब समझ में आ गई है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके यहाँ पे पहुँचे हैं और तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, एक मिनट यार, कार्ल रमसम रोजर्स, अच्छा इनका ये पूरा नाम था, एक मिनट, हाँ, नामक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने प्रौढ़ व्यक्तियों की अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए किसका मतलब अनुभव अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुभवजन्य अधिगम के बारे में उन्होंने बताया कि यह मात्र ज्ञानार्जन में ही नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति और उसके कल्याण के विशेष रूप में सहायक सिद्ध होता है। अनुभवजन्य अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी अभिव्यक्ति रुचि एवं तल्लीनता का पूरा सहयोग पाया जाता है। यह सिद्धांत बताया कि मानव होने के नाते व्यक्ति में सीखने की स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता अभिलाषा होती है और व्यक्ति वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करता है, इसलिए स्वाभाविक रुचि तथा इच्छा को। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली। अब इसकी उपयोगिता वगैरह भी देख लेते हैं। तो उपयोगिता में क्या, अनुभव अधिगम के बालकों को मतलब अधिगम करने के लिए उचित वातावरण मिलता है। ठीक है, इसकी सहायता से छात्रों अधिगम स्रोत एवं संसाधनों को, तो ये सब आप लोग देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं सामुदायिक भागीदारी। ठीक है, तो सामुदायिक भागीदारी क्या है इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ से भी लॉन्ग में एक क्वेश्चन आ जाता, मैंने वहाँ पर दिया हुआ था कि यूनिट 3 आपको पूरी तैयार करना, क्योंकि वो कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पर पूछ सकता है। राइट है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, एक चीज़, हाँ, ये सामुदायिक जिम्मेदारी, हाँ, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और B.Ed से रिलेटेड अभी आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर देखो। बीएड फर्स्ट ईयर की भी अगर बात करें, आपका बीएड फर्स्ट ईयर आप सेकंड ईयर में हो ना, इस समय देख रहे हो, तो आपकी जितनी भी फाइल्स बनती है, चाहे वो आपकी असाइनमेंट फाइल हो, चाहे वो आपकी लेसन प्लान हो, ईपीसी फाइल्स हो, टीचर डायरी हो, एक्शन रिसर्च हो, पोर्टफोलियो हो, सारी फाइल्स की बात करें तो सारी फाइल्स आपको लगभग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में अगर कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करके राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। बीएड सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, आप उसे देख लिया करो, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सारे मतलब प्रीवियस के पीछे तो भागना ही नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, बस उतना बहुत होगा, 5 6 क्वेश्चन, राइट है। उससे ज़्यादा आपको कोई पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात करें, सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। तो किसी समुदाय विशेष द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदर्शित की गई एकजुटता अथवा भागीदारी सामुदायिक भागीदारी कहलाती है, ठीक। क्या होता है? किसी समुदाय विशेष द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रदर्शित की गई एकजुटता, ठीक है, अथवा भागीदारी हम बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सामुदायिक भागीदारी बोलते हैं। लोगों को सामुदायिक भागीदारी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, परंतु उनकी प्रगति के लिए आवश्यक वातावरण उन्हें सामुदायिक भागीदारी के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ है। उसके जो है सामुदायिक भागीदारी की भूमिका देख लेंगे थोड़ी। तो बालकों को प्रतिदिन समय समय पर विद्यालय भेजें, ठीक है, विद्यालय भेजें। विद्यालय में बालक की नियमितता है या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया मतलब पर दृष्टि रखने के लिए भागीदारी बनाना चाहिए, समय समय पर कार्य करने से। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आते हैं समुदाय। अब समुदाय के बारे में आपको पता होना चाहिए समुदाय क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समुदाय का अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिटी, ठीक है, 2 शब्दों में से मिलकर बना है, एक तो काम, दूसरा म्यूनिज्म, ठीक है। मतलब तो कम का अर्थ होता है क्या? टुगेदर, अर्थात एक साथ, और म्यूनिज्म का अर्थ होता है टू सर्व, मतलब अर्थात सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ क्या हुआ? टू सर्व टुगेदर, मतलब अर्थात मिलकर सेवा करना, ठीक है। ये कम्युनिटी का अर्थ हुआ। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो मिलकर एक साथ रहते हैं और दूसरे की सेवा सहायता करते हुए अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, ठीक है, कार्य वगैरह ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद में हम आते प्रौढ़ शिक्षा, मोटा मोटा सा देख लीजिएगा, कभी पूछा पाछा नहीं गया, लेकिन इसके बारे में आप लोगों को पता होगा क्या होता है प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ, परिभाषा वगैरह, प्रौढ़ शिक्षा से उस शिक्षा से जो वयस्कों को प्रदान की जाती है। इस शिक्षा के बारे में सामान्यतः यह धारणा प्रचलित है कि यह निरक्षर लोगों को साक्षर बनाती है, अर्थात उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती है या गणितीय जो है ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। परिभाषा देख लेंगे, इनकी विशेषताएं वगैरह। विशेषता क्या? प्रौढ़ शिक्षा कभी आया नहीं क्वेश्चन, आने को तो देखो रख सकता है वो, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा समाज के सभी निरक्षर लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अन्य जो है वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा संबंधी किसी एक सेक्टर, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में हम आते हैं सर्व शिक्षा अभियान पे, ठीक है। देखिए ये आपसे पूछ सकता है, और फर्स्ट ईयर में भी मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, किस सब्जेक्ट में पढ़ा था बताओ कमेंट करके। आप लोग जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हो, यहाँ पे पहुँच गए हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगला जो पेपर है उसकी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, आप सिर्फ वही तैयार कर लीजिएगा। बिलीव रखना, यकीन रखना, पूरा पेपर वहीं से आएगा, राइट है। पूरा पेपर फंस रहा है या नहीं फंस रहा, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे पहुँचो, इतना स्किप मतलब तेज़ी से चलाओ, स्किप करो तो कुछ कह नहीं सकते, है ना। सर्व शिक्षा अभियान ये आपने लोगों ने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आप लोगों को मैंने बताया था, जिसके सबके लिए शिक्षा बोलते हैं, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, या एसएसए बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है एसएसए? सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसका लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों के ढांचे को मजबूत बनाना है। देश के हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन का विकास कर सके। इस योजना का उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इस लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। सर्व शिक्षा अभियान में कमजोर वर्ग के छात्रों को विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, ये तो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं NLM, ठीक है, नेशनल, ये भी हम छोड़ देते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति थोड़ा सा मोटा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, चलो इसे देख लेते हैं ना, कहीं पता लगे आ जाए आपका NLM, ठीक है। NLM मतलब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, NLM 1998। तो ये क्या था? कभी कभी यहाँ से आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आया था, ठीक है। तो की शुरुआत कब की गई थी? मई 1988 में की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन LM की शुरुआत जो है मई 1988 में की गई। इसका उद्देश्य 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, जिससे 75% साक्षर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को साक्षर करने के साथ साथ कुछ मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा एक स्वास्थ्य समाज का निर्माण करना है, ठीक है। इसके उद्देश्यों में निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया जाता है। कौन कौन से तथ्य समाहित किया जाता है? पहला, पठन लेखन एवं गणना बोध, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता एवं पर्यावरण संरक्षण। तीसरा, आपका नारी समानता एवं सीमित परिवार। चौथा, आपका गुणवत्तापूर्ण जीवन का सशक्तिकरण, ठीक है।
इनके बारे में थोड़ा सा, पहली बात तो इतना पूछेगा नहीं, कहानीत वगैरह हो जाएगा, स्कूल प्रबंधन समेत, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग इसे कर ही सकते हो, ठीक है। तो विद्यालय समित देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, विद्यालय एक शैक्षणिक संस्था मतलब संस्था है, एक प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। वह संस्था शैक्षिक, धार्मिक, सामुदायिक, शासकीय या समाज सेवी कोई भी हो सकती है, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालय की प्रबंध कमेटी, विद्यालय के प्रबंधात्मक प्रधानाध्यापक एवं उनके नेतृत्व के काम करने वाले अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली भौतिक सामग्री से होता है, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है विद्यालय प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है तथा विद्यालय प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन एक विद्यालय प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। तीसरा आपका विद्यालय प्रबंधन समयानुसार बदलता रहता है। विद्यालय प्रबंधन एक व्यवसाय के रूप में भी है। विद्यालय प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन सामुदायिक उत्तरदायित्व के रूप में है। विद्यालय प्रबंधन एक जन्मजात, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन मैंने बार लिख दिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके उद्देश्य वगैरह देख लीजिएगा। तो उद्देश्य में क्या हो जाएगा, पहला है उद्देश्य, ठीक है, अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद में हम लोग क्षेत्र वगैरह देख लेना। विद्यालय आवश्यकता एवं महत्व देख लें। तो आवश्यकता एवं महत्व में पहले का है सतत प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन का महत्व हम डाल देंगे। दूसरा प्रबंधक सामूहिक मानवीय संबंधों में समाज के विकास में कार्य को संगठित, इनके बारे में थोड़ा तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग किस पे आते हैं, अभिभावकों की भागीदारी, ठीक है। ये भी आप लोगों का किस में आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग में ही आता है। विद्यालय मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया होगा ना। तो विद्यालय मामलों में अभिभावकों की भागीदारी, विद्यालय में सफल संचालन के उत्पन्न जो चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान से अभिभावकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में सफल अभिभावक भागीदारी न केवल छात्रों के व्यवहार उपस्थिति में सुधार करती है बल्कि छात्रों की उपलब्धि का भी सकारात्मक रूप से, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। उसकी जो चुनौतियाँ हैं, राइट है, तो भागीदारी की चुनौतियाँ, इसके बारे में एक मिनट हाँ, पहले हम देख लेते हैं अभिभावक चुनौतियाँ, ठीक है। विद्यालय मामलों में सफल अभिभावक भागीदारी के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रायः विद्यालय अभिभावकों को अपने विद्यालय मामलों में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन विद्यालय मामलों का अभिभावकों से कोई क्या है सरोकार नहीं। तो ये सब देख लेना, राइट है। उसके बाद में हम लोग आते हैं NCF 2005, ठीक है। आपसे सीधे क्वेश्चन रखता है, NCF पक्का है ना, जो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ बता रहा हूँ सब आएगा। पहली बात तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो आप देखिए तैयार कर ले, कोई जरूरी नहीं आप मेरी वीडियो से ही देखें, आप मेरे से ही पढ़ें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ अच्छी लगे, जो वीडियो अच्छी लगे आप उससे, लेकिन इतना विश्वास रखो जो मैंने इंपॉर्टेंट बता लिया बस आप उतना तैयार कर लेना, ठीक है। कैसे भी कर लो, चाहे वो मेरे नोट्स से भी कर सकते हो, चाहे वो मेरी वीडियो से भी कर सकते हो, चाहे आप किसी मतलब दूसरे की वीडियो से भी कर सकते हो, कहीं आप सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया का प्रयोग करके कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, बस उसे जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो आपका पेपर है वहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट है। तो ये चीज़ है। और आप लोग बताइए कॉपी आप लोग कितने पेजेस की भर के आ रहे हो इस बार, ठीक है। पता लगे जो है आप लोग है ना थोड़ा कम हम करके आ रहे हो, 20-22 में काम कर रहे हो, ठीक है। फिर बोलोगे सर 75% ही रह गई है ना, 80 ही रह गई। तो 75-80 मत पर रुको आप लोग, ठीक है। और इस बार जो आप लोग सीरियसली वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बताइए आपकी फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज थी, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, तो आप लोग अपनी परसेंटेज बताइए, आपकी परसेंटेज कितनी आई थी, ठीक है। और कितने पेजेज आप भर के आए थे वहाँ पे, तब जाके है ना लिखने का तरीका, वो अपना अनुभव भी थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, है ना। तो उससे क्या होता है, तो हम भी आपका अनुभव और लोगों तक थोड़ा बहुत शेयर कर देंगे, ठीक है। वैसे भी जो चीज़ें बताते हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है, तो वैसे बताते हैं, राइट है। तो आप भी बता दिया करो ऐसा ऐसा ना बालकों का, बट कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर आप लोग भेजता करो। ये दो आप आते रहते ना तो थोड़ा यार लगता है जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे आप भी लोग चल पा रहे हो, है ना। मतलब आप लोग तो ज़्यादा ही चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान। देखिए क्या है ये NCF 2005, अगर हम बात करें तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये आया था, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इससे पहले भी मतलब NCF 2005 NCF और कई आए हुए हैं, ठीक है। NCF 2005 आप लोगों के लिए बहुत, इसका जो मुख्य था वो मतलब उद्देश्य था वो था बिना मतलब शिक्षा बिना बोझ के, अगर हम बात करें मतलब बच्चे को रटाया नहीं जाए, बच्चे को क्या किया जाए, बच्चे को केवल मतलब उसको मतलब प्रैक्टिकली एक बात करें तो उसे दिया, ये नहीं यार किताबें भर दियो हो बच्चा जा रहा वहाँ ना किताबें लेके वहाँ यार उसी में किताबें, तो वो चीज़ नहीं हो। उसके केवल सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, उसके बाहरी ज्ञान से भी उसे जोड़ा जाना चाहिए। वो चीज़ें सब इसमें बताई गई थी। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं जो है विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हैं। एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2005, एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के सिद्धांत। देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी, आप मॉडल वगैरह से पढ़ रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बुक से पढ़ रहे हो एक जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यार इतने जल्द ठीक है मैंने बहुत टाइम दिया तब जाके निकाल करो, क्योंकि ये आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप आगे कहीं जाओगे कोई एग्जाम वगैरह दोगे एजुकेशन में, तो वहाँ अगर आता है आपसे तो ये क्वेश्चन फिर इतने डीपली वहाँ से पूछे जाते हैं, देन वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होते हो। लेकिन मेरे नोट्स से पढ़ो या मेरे से पढ़ो तो ये चीज़ें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब चीज़ें दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध का सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब जिसे MHRD बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश में चुनी हुई विशेषज्ञों विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा था। एनसीएफ 2005 के निदेशक अगर आपसे पूछे तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं, और इस रूपरेखा में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पाठ्यचर्या प्रस्तुत की गई है। इन स्तरों पर किस प्रकार और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए इस रूप में क्या है रूपरेखा तैयार की गई है। पाठ्यचर्या 2005 की अगर बात करें तो विभिन्न कक्षाओं के अनुसार निम्न विषय पढ़ाए जाने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक अगर बात करें, इनमें जो विषय थे वो थे मातृभाषा आपकी हो गई, अंग्रेजी हो गई, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया, अध्ययन कला हो गया, हस्तशिल्प, तो ये सारे यहाँ पे थे, ठीक है, कार्यानुभव, ठीक है। उच्च शिक्षा स्तर पर अगर हम बात करें तो 6 से 8 तक, ठीक है, तो 6 से 8 तक क्या था, उच्च शिक्षा स्तर पर इस प्रकार के विषय होने चाहिए, जैसे आपके मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हो गया, आधुनिक भारतीय भाषा हो गया, ठीक है, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन वगैरह, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। अगर हम माध्यमिक स्तर पर कक्षा के कक्षा अगर हम बात करें 9 से 10, ठीक है, तो 9 से 10 तक अगर हम बात करें तो मातृभाषा मतलब मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए आप मैराथन देख रहे हैं तो आप केवल देख लेंगे, एक बार में ना समझ आए दोबारा देख लीजिए, लेकिन आप वहाँ पे मुझे इतना भरोसा है आप लोग कॉपी पूरी लिख के आओगे अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, चीज़ें आसानी से, वहाँ पे कलम रुकेगी नहीं, है ना, ये चीज़ें। लेकिन किताबों से पढ़ने से और सुनना देखना वो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, समझ लो, तो वो वाली चीज़ें, इसलिए आप लोग ज़रूर देख लिया करो एक बार, है ना। उच्च माध्यमिक स्तर पर 11 से 12 तक तो अनिवार्य विषय के बारे में अगर हम हाँ, तो उसके बाद में हम लोग इस पे आते हैं। हाँ, उच्च माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, 11 से 12 तक तो अनिवार्य विषय, ठीक है, मातृभाषा हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, कला वर्ग के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य वर्ग के लिए अकाउंटेंसी, टाइपिंग एवं व्यापार हो गया, विज्ञान वर्ग के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान वगैरह, तो ये सभी कंप्यूटर सभी आ जाएगा, ठीक है। विभिन्न अगर हम बात करें विभिन्न स्तरों पर शिक्षण, तो विभिन्न स्तरों पर किस प्रकार शिक्षण किया जाए इसका विवरण निम्न प्रकार है। भाषा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में 3 भाषाओं का ज्ञान देने के लिए कहा गया है। हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं इस सबको, ठीक है, तो विज्ञान ये सब देख लेना एक बार मोटा मोटा सा। उसके बाद में हम एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो इनका जो था वो मतलब जो इनका अगर हम बात करें वो तो बिना बोझ मतलब शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, है ना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो, एक कक्षा को मतलब कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु को राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 का अगर सूत्र बात करें तो यहाँ पे आप लोग जरूर लिख देना, वहाँ पे ब्रैकेट में बंद करके एनसीएफ 2005 का सूत्र, बिना भार के अधिगम अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो, वहाँ पे है ही क्या, उसमें आराम से लिख सकते हो। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना, ठीक है। एनसीएफ 2005 मूल्य एवं सतत विकास के मूल्यांकन पर बल देती है, नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि को विकसित करना, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 रूपरेखा को 5 वर्गों में बांट कर वर्णित किया गया है। परिप्रेक्ष्य हो गया, सीखने का ज्ञान वगैरह, इसके जो है ये यहाँ पे सुझाव वगैरह देख लेना, ठीक है। सुझाव में क्या दिया, खेल को महत्व देना, जीवन से जोड़ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, तो मुक्त वातावरण से करके सीखने पर जोड़ना महीने में, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। मुख्य बिंदु क्या है इसके अगर बात करें तो विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके, शिक्षा बाल केंद्रित हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है, ठीक है। एनसीएफ 2005 का निर्माण 14-15 जुलाई 2005 की बैठक के परिणाम है। बाहरी जीवन से बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 का निर्माण NCERT ने किया था। शिक्षण सूत्र ज्ञान से अज्ञात की ओर ज्ञात शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त। क्या होता है मूर्त? मूर्त मीन्स होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, अमूर्त मीन्स होता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, केवल कल्पना करते हैं, ठीक है, वो वाली अमूर्त में आती हैं। एनसीएफ 2005 की समस्याएं तो ये सब देख लेना एक बार। और उसके बाद में हम लोग कहाँ पे आ गए हैं,
हम लोग देखते हैं ये NCERT 2009, ठीक है। तो ये सब मैंने नोट्स में यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में अगर हम बात करें NCERT 2009, ये देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से आपका आता है नई तालीम के मॉडल से, ठीक है। यूनिट 3 यहाँ पे आप लोगों की हो गई, अब यूनिट 4 पे हम लोग आ चुके हैं, राइट है। और बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया बस उतना ही तैयार करना। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर जन्म बात करें, देखो वहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। DV हो गए, ये हो गए, इनसे पूछा जाता है, बट मोटा मोटा सा आप लोग देख लेना, मैराथन करवा रहा हूँ आखिर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1981 को हुआ था, 1881 को कोलकाता में हुआ था। इन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने इनसे मेरा तात्पर्य वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना है। शारीरिक विकास, इनका उद्देश्य क्या था? बच्चे का शारीरिक विकास करना, मानसिक और बौद्धिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, नैतिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, ठीक है। तो ये सब था। शारीरिक विकास की बात करें तो मतलब टैगोर के अनुसार बालकों का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रखना चाहिए, ठीक है। उन्हें शारीरिक विभिन्न प्रकार के अंगों, इंद्रियों आदि को प्रशिक्षण होना चाहिए। मानसिक, ये ठीक देख लेना, नैतिक वगैरह देख लेना, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करें तो मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, कला आदि ये सब आ जाएगा। शिक्षण विज्ञान क्रिया मतलब एक्टिविटी मतलब क्रियाविद करके सीखने वाली बात होगी। स्वाध्याय, प्रयोग, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरविद वगैरह आ जाएंगी, राइट है। इसके बाद में हम लोग आते हैं शिक्षण विधि में निरीक्षण करके सीखने पर, मतलब शिक्षण विधि में निरीक्षण करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। किसमें? शिक्षण विधि में। बालकों को मौखिक ज्ञान न देकर उन्हें वास्तविक वस्तु दिखाकर निरीक्षण कराना चाहिए, जिससे उनकी निरीक्षण शक्ति का तर्क शक्ति का विकास हो सके। शिक्षण विधि में बालकों के अनुभव और इंद्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बालक इस प्रकार जो ज्ञान अर्जित करता है वह स्थायी हो। बालकों को मौखिक ज्ञान न देकर क्रिया द्वारा सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, चाहिए। टैगोर शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में समन्वय करना चाहते थे, इसलिए वे पाठ्यक्रम में क्रियाओं को महत्व देते हैं। टैगोर बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने भ्रमण को सर्वोत्तम विधि माना है। उन्होंने कहा है कि भ्रमण के द्वारा पढ़ाना, मतलब भ्रमण तो जानते हो यार, शिक्षण की सर्वोत्तम विधि। बताओ भ्रमण क्या होता है, कमेंट बॉक्स में करके बताओ, राइट है। तो मुझे पता चलेगा आप कहाँ भ्रमण कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में, है ना, ठीक है। शिक्षक का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर, मतलब प्लेस ऑफ टीचर, ठीक है। टैगोर ने शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह शिक्षण विधियों में मतलब अधिक महत्व देते थे। उन्होंने कहा है शिक्षा केवल, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इसे मोटा मोटा अनुशासन, ठीक है, अनुशासन वगैरह, ठीक है, और ये हो जाएगा इनके अनुसार। उसके बाद में हम लोग आते हैं जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी इस बार भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये जॉन डीवी, ठीक है। तो सन 1869 में इंग्लैंड के वारंट में मतलब हुआ था इनका जन्म। अगर बात करें तो विलियम जेम्स की मृत्यु के पश्चात जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद के आंदोलन को नेतृत्व दिया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने वर्मंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, वर्मंड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की प्राप्त की थी, ठीक है। पिता कौन थे? आर्चबाल्ड डीवी थे। डीवी के दो मुख्य जो कार्य थे, अध्ययन व लेखन कार्य, दूसरा लेबोरेटरी, मतलब इनके डीवी के दो मुख्य कार्य थे, ठीक है, ये हो गया। पुस्तकों की बात करें तो द स्कूल एंड सोसाइटी कभी कभी आप लोगों से वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। द स्कूल जहाँ पे आप लोगों को मिल जाए वहाँ किसको लगा देना? डीवी को लगा देना, ठीक है। शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, ऐसा किसने बोला था? जॉन डीवी ने बोला। शैक्षिक विचारधारा की बात करें जो इनका एजुकेशनल थॉट था वो था जीवी, मतलब प्रयोजनवादी दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि संसार परिवर्तनशील है तथा कोई भी सदस्य एवं मूल्य इस संसार में अपरिवर्तनशील नहीं है। ये मनुष्य को परिवर्तनशील समाज के अनुरूप समायोजित करना सिखाना चाहते थे, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, सामाजिक कुशलता का विकास, अनुभवों का पुनर्निर्माण और वातावरण के साथ समायोजन, ठीक है। जनतंत्रीय जीवन का प्रशिक्षण। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम, ठीक है, बाल एवं समाज केंद्रित जो है पाठ्यचर्या का निर्माण, ठीक होना चाहिए। इनके अनुसार पाठ्यचर्या कैसे होना चाहिए? बाल एवं केंद्र, मतलब बालक केंद्रित, वही बात, केंद्रित पाठ्यचर्या होनी चाहिए। समाज केंद्रित, बालक और समाज केंद्रित, ठीक है। जीवन की क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए। रुचि पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विषयों में संबंध, मतलब कोरिलेशन होना चाहिए। उसके बाद में लचीला पाठ्यक्रम, मतलब फ्लेक्सिबल जो है करिकुलम होना चाहिए। शिक्षण की विधियाँ की बात करें तो इन्होंने बोला था क्रिया और अनुभव पर आधारित, मतलब बेस्ड ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस की बात करें। रुचि पर आधारित, इनके बारे में थोड़ा सा आराम से लिख सकते हो आप लोग। अनुशासन तो इन्होंने बोला था बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। बच्चे अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करते हैं तथा स्वतंत्र रूप से उनका क्या करते हैं? निष्पादन करते हैं। डीवी के अनुसार सच्चा अनुशासन सामाजिक अनुशासन जो बच्चों में, विद्यालयों में, कार्यों में सहयोग करके उत्पन्न करता है। जिन लोगों को लगता है मेरी आवाज़, मतलब मैं तेज़ी से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग मतलब अपनी स्पीड में जाके स्पीड स्लो करते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। शिक्षा के अन्य पक्ष जो इनके थे जन शिक्षा थे, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक और
नैतिक शिक्षा वगैरह। डीबी के प्रयोगात्मक स्कूल की अगर हम बात करें तो डीबी के अनुसार विद्यालय समाज को समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके बाद डीबी के प्रयोगात्मक स्कूल की दो मुख्य विशेषताएं थी, पहली थी क्रिया करके सीखना, अनुभवों का पुनर्गठन, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जहाँ डीबी का शिक्षा में योगदान की बात करें, डीबी अपने युग का महान विचारक एवं शिक्षा शास्त्र था, उसने वर्तमान को भविष्य से अधिक बताया था डीबी, ठीक है। तो ये सब मोटा मोटा सा देख लेना, लिख दोगे वहाँ पे, राइट, गुड दोस्त वगैरह। अब आता है उसके बाद निर्मितवाद या संरचनावाद उपागम, बहुत पूछा जाता है, कन्फर्म है आप लोगों से पूछा जाए। अब इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप लोगों को आपसे पूछे निर्मितवाद या संरचनात्मक उपागम, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव अप्रोच जो भी है, निर्मितवाद पूछे या संरचनावाद पूछे या निर्मितवादी पूछे या रचनावाद पूछे या संरचनावाद पूछे, उपागम या आयाम या दृष्टिकोण, वो एक ही बात होती है। तो इसलिए आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग ये अच्छे तरीके से इनके उपनाम नाम वगैरह सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो घुमाएगा फिराएगा, आपको घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि आप मेरे से जुड़ चुके हो, ठीक है। तो कहीं भटकने या किसी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होगी, ये लोग समझिए। तो इसे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सब दे रखा है। और उसके बाद में अगर हम बात करें पाउलो फेरो को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पाउलो फेरो क्या है, इनका जो जन्म हुआ था 19 सितंबर 1921 को ब्राज़ील में हुआ था। रोसी में ये विश्वविद्यालय में दाखिला था। ये यार मैं सब इस वजह से दे दूँगा इतना डीपली, क्योंकि आगे आपसे जब आप एजुकेशन में घुसोगे तो वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं प्रसिद्ध पुस्तक पेडालॉजी ऑफ द ऑपरेस्ट किसकी पुस्तक है, बताओ कमेंट बॉक्स में करके, ये इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। तो क्या इनका नाम है पाउलो फेरा, ठीक है, या पाउलो फेरो हम बोल सकते हैं। तो मृत्यु वगैरह सब मैंने दे रखा। तो मनुष्य की सभी क्रियाएं क्या हो, उद्देश्य होते हैं, मतलब किसी ना किसी उद्देश्य को ही लेकर होती हैं। मनुष्य अपना कार्य व्यवहार किसी न किसी आवश्यकता के कारण ही करता है, यहाँ तक कि वह अपना भोजन भी भूख की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। यदि एक क्रिया से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो वह पूर्ति के लिए दूसरी क्रिया करता है, ठीक है। तो ये मतलब ये इनकी दार्शनिक विचारधारा किसकी है, भाई साहब की, ठीक है, पाउलो फेरा की। पाउलो फेरा के शैक्षिक विचार एजुकेशनल थॉट्स की बात करें तो पाउलो फेरा ने मानव समाज में, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में इनके उद्देश्य देख लीजिएगा। लोगों में मानवीय गुण क्या होता है, जैसे आपका प्रेम हो गया, सहानुभूति हो गया, दया हो गया, करुणा हो गया, तो उनका विकास करना। व्यक्तित्व मतलब व्यक्तियों में कर्म के लिए प्रेरित करना, व्यक्तियों में नैतिकता के लिए आस्था पैदा करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों का निर्माण करना, व्यक्ति के संकीर्ण, संकुचित और एकांकी दृष्टिकोण के स्थान पर विस्तृत जो है व्याख्या मतलब व्यापक वो चीज़ हो जाएगी ना। पाठ्यक्रम में जेंडर संवेदनशील और अनुपयोगी नहीं होना चाहिए। संवेदनशील पाठ्यक्रम का समाजवाद साम्यवाद के विचारों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। गणित, इतिहास और भूगोल को सरल करके पढ़ाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का पुनर्गठन दार्शनिक, भौतिक जो है वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा मोटा सा देख लीजिएगा। बैंकिंग संप्रदाय ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो बैंकिंग संप्रदाय कितने दिया था आप लोगों को पता होना चाहिए, पाउलो फेरे ने, ठीक है। 1 नंबर से मैं आपसे वेरी शॉर्ट ही पूछ सकता है, बैंकिंग संप्रदाय किससे संबंधित है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। या बैंकिंग का संप्रदाय किसने दिया था, तो पाउलो फेरे ने दिया था। पाउलो फेरे के समय सामान्यतः शिक्षक मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे और विद्यार्थी उनसे सुनते थे और ग्रहण करते थे। उन्होंने इसे शिक्षण के बैंकिंग संप्रदाय कहा, जिसमें विद्यार्थी रिक्त बैंक खाता या शून्य खाता और शिक्षक उस खाते को भरते हैं। उनका मानना है कि यह अवधारणा विद्यार्थियों की सोच को बदल सकती है। शिक्षा के सिद्धांत व्यवहार, तो ये है दंड के अनुसार, मतलब यहाँ पे देखें तो कठोर दंड व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित अनुशासन का विरोध किया और लोकतांत्रिक अनुशासन को स्थापित करने की बात कही। पाउलो फेरो की शिक्षा को देन, तो इन्होंने बोला साक्षरता कार्यक्रम के लिए उनके जो किए जाने चाहिए उनका इतिहास में सुरक्षित है। तो ये सब वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे इसमें दे रखा है। उसके बाद में आते हैं नई तालीम के, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। तो एनसीएफ 2005 मतलब सहकारिता, ठीक है, नई तालीम एवं कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो इनके जो 5 सिद्धांत थे यहाँ पे, तो पहला सिद्धांत उसमें था, अभी आप लोगों को मैंने बताया था, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उसे लचीला बनाया जाए, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 मतलब अगर बात करें तो पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत में एक सिद्धांत है स्कूल को जीवन के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। इस सिद्धांत से अभिप्राय है कि बच्चे के दैनिक जीवन एवं विद्यालय जीवन के, ठीक है, सीमाओं का लचीला बनाने की आवश्यकता होता है। बच्चे अपने जीवन में कुछ अधिगम करता है और भाषा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, इन्हें देख लें। ज्ञान को विद्यालय से बाहर क्यों जोड़ा जाए, वो वाली चीज़ें। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसमें वेरी शॉर्ट कर लेते हैं, जबकि जो मैंने अलग से वेरी शॉर्ट, ठीक है यार, नोट्स में ये सब कुछ मैंने दे रखा है, राइट है। और आप लोगों ने देखा
काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब यहाँ पे मैंने नहीं बताई, नहीं दिखाई, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। बच्चे जो पेड नोट्स लिए उनमें ऑलरेडी उनको मिल गया है, ठीक है, उनके पास तो पहुँच गया, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब पीपीटी वगैरह बनवाना हो आपको, ठीक है, पीपीटी हो गया ये सब, ठीक है, जो आपको, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं बहुत कम प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल करवाता हूँ। नई तालीम के एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखे, तो जॉन डीवी के नए प्रतिमान हो गया आप लोगों का। कर लेते हैं यहाँ पर 2020-22, क्योंकि 20 से पहले पेपर ही नहीं होता था, 20 से ही पेपर होता। जॉन डीवी का नए प्रतिमान, ठीक है। SUPW का पूर्ण लिप लिखो तो सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क हो गया। दीवारों रहित विद्यालय भारत के किस राज्य में है, तो डेंडनी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखे, तो जल संचय हो गया, स्थानीय उत्पाद वगैरह हो गया। नई तालीम का लक्ष्य सांस्कृतिक, एक मिनट यार ये क्या हो गया, सांस्कृतिक मतलब विकास नहीं है तो गलत है। सृजनात्मकता संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है, सत्य सत्य में पूछा गया, सत्य है आपका। नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, हाँ कैसा होना चाहिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में मात्रात्मक होना चाहिए। संवादानात्मक विधि पर पाउलो फेरो के द्वारा बल दिया गया। गांधी जी के दर्शन का आधार आत्म अनुभूति है, ठीक है। फिर साल 2021 के कल्याण में नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ, नई तालीम से संबंधित, एक मिनट यार रुको, हाँ, नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम लिखे, तो अपशिष्ट प्रबंधन हो गया आपका, जल संचयन वगैरह ये सब आ जाएगा। बुनियादी शिक्षा क्या है, ठीक है, बेसिक एजुकेशन की बात करें तो बालक केंद्रित, ठीक है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद में पीड़ितों का विज्ञान किसने लिखी है, तो पाउलो फेरो ने लिखी है। कार्य शिक्षा बल देती है मानवीय विकास, आत्मनिर्भरता, सृजनात्मकता, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर देती है। उसके बाद में अगर हम बात करें मतलब SMC का पूरा नाम लिखे, तो SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, स्कूल प्रबंधन समिति होता है। NLM का पूछ सकता है, नेशनल लिटरेसी मिशन आपसे। DEP का पूछ सकता है, डाइट का पूछ सकता है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को मतलब नोट्स में भी दे रखी थी, मतलब इसमें सब में मतलब दे रखी, मैंने आप लोगों को कराया भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में शिक्षा का अभियान, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, राइट, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान की किस वर्ष आरंभ हुआ था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था 2002, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। जॉन डीवी द्वारा लिखी गई किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो कोई 2 पुस्तक, द स्कूल एंड द सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम। SUPW को निम्नलिखित में से किसने रखने की सिफारिश की है, कोठाई कमीशन ने, ठीक है। सोशल प्रोडक्टिव वर्क ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और B.Ed से रिलेटेड अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से